राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मम्मी जी आपसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब मत किया करो। आज मेरे ऑफिस में पार्टी है और आप सुबह सुबह फालतू की बातें लेकर बैठ गई हो। पहले ही ऑफिस के काम की कितनी टेंशन रहती है और आपका रोज़ रोज़ का ड्रामा शुरू हो जाता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आने दीजिए राजेश को। आज मैं शाम को ही उससे बात करूंगी। अब मैं और आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। कम से कम अलग रहेंगे तो फालतू की बातें तो नहीं सुनाई पड़ेंगी। काम के लिए नौकरानी रख लूँगी। खुशबू ने अपनी सास पर सारा गुस्सा निकालते हुए कहा। उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने अपनी बहू से सिर्फ इतना कहा कि बहू तुम्हारी शादी को 8 साल हो चुके हैं, अब तो हमें दादा दादी बना दो। हमारा भी मन करता है कि कोई हमें दादा दादी बोले और हम उसके साथ सारा दिन खेले। लेकिन खुशबू को अपनी सास की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। अपनी बहू की बातें सुनने के बाद अवंतिका जी पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। यह तुम्हारा अपना फ़ैसला है। बस मेरे मन में आया तो मैंने तुमसे कह दिया। आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तुम लोगों को घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह सब राजेश से मत कहना। वह बेचारा शाम को ऑफिस से थका हुआ घर आता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई टेंशन हो, तो उसे टेंशन मत देना। तुम खाओ पियो मस्त रहो। खुशबू ने बात का जवाब देते हुए कहा, आपका क्या मतलब है? राजेश की चिंता सिर्फ आपको है और मैं उसे हमेशा टेंशन देती रहती हूँ। घर का कोई काम तो आपसे ठीक से होता नहीं है और दूसरों को सिखाने चली है। जब भी मैं ऑफिस से घर आती हूँ सारी रसोई फैली पड़ी हो रहती है और कुछ भी उल्टा सीधा बनाकर आप रख देती हो। और अगर ऐसे में बच्चा हो गया तो उसका ध्यान क्या आप रखोगी? अवंतिका जी बोली, हाँ क्यों नहीं, मैंने 3 बच्चे पाले हैं। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन भी कम उम्र में ही मर गई थी, तो मैं उसके भी दोनों बच्चों को मैंने ही पाला है। तो क्या मैं अपने पोते पोतियों को नहीं पाल सकती? और जहाँ तक रसोई की घर की बात है तो मुझे रसोई में कुछ मशीन चलाने नहीं आती, तो वह काम हाथ से ही मैं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा सामान फैल जाता है। मम्मी जी आप मुझसे बहस तो मत करो। अब मैं ऑफिस जाऊँ या नहीं, मेरे कपड़े मशीन में हैं, उन्हें धोकर सुखा देना। बाकी काम तो आपको पता ही है, जो भी करने हैं। खुशबू ने अपनी सास पर अवंतिका जी को गुस्से में बोला, ठीक है बेटा मैं सब कर लूँगी, तुम आराम से जाओ और वापस आओ। अवंतिका जी ने जवाब दिया। इन दोनों की बातें अवंतिका जी के पति कमलेश जी दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। अवंतिका जी अपने पति से आंखें चुराते हुए कमरे में आई और बिस्तर ठीक करने का नाटक करने लगी, लेकिन उनके पति गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने गुस्से में अवंतिका जी से पूछा कि मेरी तरफ देखो, तुम तो कहती थी कि बहू तुमसे कोई काम नहीं करवाती। मैं खुद ही अपनी मर्जी से सारा काम करती हूँ ताकि बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहें। रोज़ तुम बीपी और पैर दर्द की दवाई खाती हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों इतनी जल्दी जल्दी काम करती हो, ताकि बहू के आने से पहले ही सारा काम खत्म हो जाए और वह तुम्हें कुछ बोले नहीं। तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोलती रही हो कि बहू बच्चा चाहती है, लेकिन मैंने ही उसे मना किया कि अगर इतनी जल्दी बच्चा हो गया तो तुम भी मेरी तरह घर गृहस्थी में पड़ जाओगी, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगी। लेकिन सच तो यह है कि बहू कभी बच्चा चाहती ही नहीं थी। तुम हमेशा से ये सारी बातें मुझसे छुपाती रही और मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन तुम हमेशा मना कर देती कि बहू मेरे बिना कैसे घर संभालेगी, उसे घर पर मेरे बिना अच्छा नहीं लगता। वह तो ऑफिस से आते ही पूछती है कि मम्मी जी कहाँ हैं।
लेकिन सच तो यह है कि उसे आते ही घर पर एक नौकरानी चाहिए उसकी सेवा के लिए। अगर कोई काम तुमसे गलत हो जाए तो मालकिन की जगह तुम पर रौब झाड़ती है। तुम उसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अपने पति की यह सारी बातें सुनकर अवंतिका जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, और मैं हमेशा से नहीं चाहती थी कि रिश्ते बिगड़े, इसीलिए मैं हमेशा चुप रही। और जब दूसरों के घर में लड़ाई झगड़े होते देखी तो मैं सोचती कि मैं अपने घर में ऐसी नौबत कभी आने नहीं दूंगी। लेकिन मेरी यह सब करने का ऐसा कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तो बहू को हर तरह से समझा कर देख लिया, प्यार से भी और डांट कर भी देख लिया, लेकिन वह किसी भी हाल में समझने को तैयार नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी है और किसे क्या बोलना है और क्या नहीं। मैं बस इतना कुछ इसीलिए कहती रही ताकि हमारा बेटा हमसे दूर ना हो जाए। बेटा शाम को थका हारा घर पर आता है और उसके सिर पर हाथ फेर कर मेरे दिल को जो सुकून मिलता है वह मैं गंवाना नहीं चाहती थी। अगर मैं भी बहू की तरह झगड़ा करने बैठ जाती तो हमारा बेटा हमसे दूर चला जाता और मैं तो जीते जी मर जाती। आपको पता है ना कि 2 बेटियों के बाद हमने कितनी मेहनत से राजेश को मांगा था, इसीलिए आपको नहीं बताया कि अगर आपको पता चला तो आप मुझे इस हाल में कभी नहीं रहने देते, क्योंकि मैं जानती हूँ आपका स्वभाव। यह सब बातें सुनकर कमलेश जी बोले कि तुमने जितना अपमान और दुख सहना था सह लिया, अब बस और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। अगली सुबह मम्मी जी कहाँ पर हैं आप बोलकर पूरे घर को सिर पर उठा रही थी। उधर अवंतिका जी सुंदर सी साड़ी पहनकर माथे पर बिंदी लगाकर कमरे से बाहर आई तो खुशबू बोली, आपको क्या हो गया है मम्मी जी? इस उम्र में यह सब क्या है? इतना सज धज कर आप कहाँ जा रही हैं? और आज आपने घर का कोई काम भी नहीं किया। आपको पता है ना कि मुझे ऑफिस जाना है। जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो। आज से खाना तुम बनाओ या फिर कोई नौकरानी रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर अवंतिका जी आज से घर का कोई काम नहीं करेगी। पीछे से गरजती हुई आवाज़ में अवंतिका जी के पति बोले। अपने ससुर जी के मुंह से यह शब्द सुनकर खुशबू के मुंह में दही जम गई। और हाँ, मैं अवंतिका जी 1 महीने के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। आने के बाद खबरदार जो अवंतिका जी को कोई ऑर्डर दिया तो फिर उनका अपमान किया तो अपने लिए दूसरे घर का इंतज़ाम कर लेना। यह घर भले ही हमने तुमसे पूछ कर बनाया, तुम्हारे हिसाब से बनवाया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस घर पर मेरा और अवंतिका जी का कोई हक नहीं है। यह मत भूलना कि ये घर अभी भी हम दोनों के नाम पर ही है। यह सारी बातें सुनकर राजेश कमरे से बाहर आया तो उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि घर में यह सब चल रहा है और ना ही मैंने कभी ध्यान दिया। आप लोग आराम से घूमने जाएं और मम्मी की फेवरेट जगह केरला ज़रूर जाना। दोनों बूढ़े दंपत्ति घूमने के लिए चले गए। जब दोनों घूमकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर की जगह पर एक मॉल की बिल्डिंग बन रही है। दोनों बूढ़े दंपत्ति को यह देखकर चकरा गए। अवंतिका जी तो यह सब देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। कमलेश जी बड़ी मुश्किल से अवंतिका जी को होश में लाए। कमलेश जी ने वहाँ का काम कर रहे लोगों से पूछा कि यह जगह तो मेरी है और यहाँ पहले मेरा घर था, वो क्यों तुम लोगों ने तोड़ दिया? तो उन्होंने बताया कि यहाँ के मालिक ने यह घर हमारे मालिक को 50 लाख रुपए में बेच दिया है। हमारे मालिक अब यहाँ शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। आप तो कमलेश जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन बेचारे करते भी तो क्या। बेटा बहू ने ऐसा धोखा दिया कि दोनों बूढ़े दंपति सड़क पर आ गए। अब बेचारे अवंतिका जी और कमलेश जी सो रहे थे
अब हम जाए तो जाए कहाँ। अब हम दोनों बेचारे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। अचानक उन्हें अपने बचपन के दोस्त विपिन रास्ते में मिल गया और पूछने लगा, कमलेश और भाभी, तुम दोनों ऐसे हताश से कहाँ जा रहे हो। बेचारे कमलेश जी अपने दोस्त को देखकर रो पड़े और उन्हें अपनी बीती सारी घटना एक ही सांस में सुना दी। विपिन बोले, चिंता मत करो, तुम दोनों पहले घर चलो, फिर कोई रास्ता निकालते हैं। अवंतिका जी और कमलेश जी दोनों विपिन के घर गए। विपिन ने दोनों को पेट भर के खाना खिलाया और आराम करने को बोलकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने अपने दोस्त की सारी घटना एरिया के इंचार्ज को बता दी। इंचार्ज साहब ने तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ दिनों में राजेश और खुशबू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 420 का केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। दोनों ने जेल जाने से पहले मां और पिता से बहुत मिन्नतें की, पर दोनों ने उनको माफ़ नहीं किया। तो दोस्तों, कमलेश जी ने अपने बेटे बहू के साथ क्या ठीक किया? आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।